नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार के अंदर। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने शुरुआत करते हैं। अ, हमने पहले वाले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित हमने पढ़ा था। आज हमने ठीक उसी से आगे अपने शुरुआत करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर राजपूतों की जब हमने उत्पत्ति पढ़ ली तो आज अपने चौहान राजवंश शुरुआत करते हैं। और चौहान कहाँ के शुरुआत करते हैं? सांबर के चौहान। कहाँ के? सांबर के चौहानों की शुरुआत करते हैं। मैंने उस क्लास के अंदर आपको पहले भी बताया था कि अगर आप उस क्लास को देख चुके हो तो आपको वहां पर भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि अब राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ते हैं उसी सिद्धांत के अंदर अपने आगे बढ़ते हुए उसके अंदर हमें चौहानों की भी क्या पढ़नी पड़ेगी, उत्पत्ति हमें पढ़नी पड़ेगी। सांबर के चौहानों के बारे में हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या जानकारी मिलती है, लेकिन उस श्रृंखला के अंदर हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे अपने। पहले शुरुआत करते हैं सांबर के चौहान। अब सांबर के चौहानों को मैं कह सकता हूँ संपाद लक्ष्य के चौहान। संपाद लक्ष्य के भी चौहान कह सकता हूं मैं इनको। शाकंभरी के चौहान भी कह सकता हूँ। शाकंभरी के चौहान चाहे इनको कह दो, बाद में जब ये अजमेर आ गए थे अजयराज जी तब इसे कह सकते हैं अपने अजमेर के चौहान राजवंश भी इसे कह सकते हैं। पहले तो अपने बात का पता होना चाहिए कि सांबर के चौहान यानी सांबर के चौहानों का जो आदि पुरुष व मूल पुरुष किसे कहा जाता है। तो सांबर के चौहानों का जो आदि पुरुष है वह जो मूल पुरुष है वो मूल पुरुष किसे कहा जाता है, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वो मूल पुरुष किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है वासुदेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वासुदेव ने स्थापना की थी 551 ईस्वी में। इस वंश की क्या डालते हैं? राजवंश की नींव डालते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में चौहानों की शाखा है वो थी कहाँ कहाँ पर? एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि वहां के चौहानों का संस्थापक कौन था। उसी श्रृंखला को अपने आगे बढ़ाते हुए अपने शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चला कि सांबर, यानी मैं इस नाम को बीच में लिख देता हूं, यहां पर इस नाम को लिखता हूं मैं सांबर। सांबर जो स्थान है, सांबर पड़ता है जयपुर के। सांबर के चौहानों का जो संस्थापक था उस संस्थापक के बारे में हमने पढ़ा, वासुदेव जी चौहान हो जाएंगे यहाँ के चौहानों के संस्थापक। सांबर से शाखा आती है, वो कहां पर आती है? शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, है ना? बिल्कुल, आंधियों से कोई कह दे कि जरा अपनी औकात में रहे, तो वही बात है। तो इससे सांबर के जो चौहान है, सांबर के चौहानों की एक शाखा आती है, यानी सांबर से ये चौहान है वो आगे आ जाते हैं। अजयराज जी वो स्थापना करते हैं अजमेर के अंदर, और अजमेर के अंदर आ गए। यानी अजमेर में कौन लेकर आया था इस शाखा को? अजमेर में लेकर आए थे अजय राज साहब लेकर आए। अजय राज जी इसको अजमेर में लेकर आ गए। अजमेर से यहाँ से शाखा जाती है, अजमेर से शाखा कहाँ जाती है? अजमेर से जाती है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पड़ता है भाई? माधोपुर के अंदर पड़ता है। और रणथंभौर के चौहानों का जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोविंद। और गोविंद जी ने यहाँ पर स्थापना की थी। गोविंद राज 1194 ईस्वी में यहाँ पर क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। यहीं से सांबर से एक शाखा जाती है। सांबर से एक शाखा जाती है, वो कहाँ जाती है? नाडोल के अंदर जाती है। कहाँ पर? वागपति राज प्रथम के जो पुत्र थे उनके पुत्र का नाम आता है लक्ष्मण। नाडोल के अंदर ये शाखा जाती है, यानी नाडोल के चौहानों के जो संस्थापक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण हो जाएंगे। यहां से एक शाखा जाती है जालोर। जालोर के जो चौहानों के संस्थापक थे वो कौन थे? कीर्तिपाल। कौन से पाल है? कीर्तिपाल साहब हो जाएंगे जालोर के चौहानों के संस्थापक। उसके बाद में शाखा आती है सिरोही। और सिरोही के चौहानों के जो संस्थापक कहलाते हैं वो संस्थापक है लुम्बा साहब है। 1136 ईस्वी के आसपास यहाँ पर क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ये 81 के आसपास करते हैं कीर्तिपाल साहब। यहां तक तो ठीक है मामला, यानी ये चौहानों की अपने क्या पढ़ रही है? शाखा पढ़ रही है। इन शाखा के बारे में हमें अध्ययन होना जरूरी है कि कहाँ कहाँ से ये शाखा जाती है। उसके अलावा यहाँ से एक शाखा और आती है, वो कहाँ पर आती है? सिवाना। हम पढ़ते हैं ना कि सिवाना का प्रथम शाखा, ठीक है, पढ़ते हैं। उसके अलावा ये तो हो गए सांबर से जो चौहान निकले थे वो सारे के सारे। राजस्थान में ये चौहानों की शाखा है वो मध्य से लेकर यानी सिरोही है, नाडोल है, जालोर है, वहां तक पहुंच जाती है। उसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र के भी तो चौहान है, बिल्कुल है हाड़ौती क्षेत्र के चौहान। हाड़ौती के अंदर जो शाखा आती है उस शाखा के अंदर एक तो आते हैं, हम पढ़ते हैं कि बूंदी के चौहान। और बूंदी के चौहानों का जो संस्थापक था वो था देवा। कौन था भाई? देवा सिंह है, ठीक है, देवा सिंह था। और उसके अलावा यहाँ से एक शाखा और भी आती है हाड़ौती के अंदर, वो है कोटा। और कोटा के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माधो सिंह को कहा जाता है। ये कुछ चौहानों की क्या है? प्रमुख प्रमुख शाखाएं हैं, इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। ये राजस्थान के अंदर प्रमुख प्रमुख चौहानों के संस्थापक है और कहां कहां पर इनकी शाखा गई थी, ये बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में जानना भी जरूरी था, क्योंकि राजस्थान के अंदर इतिहास में सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि बूंदी के चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है। इनके बारे में हमें पता होना पहले जरूरी था। अब अपने नेक्स्ट अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अध्ययन करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीके विद गजानंद सर नाम से जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको प्रश्नोत्तरी व करंट जीके व बहुत सारी चीजें हैं वो आपको करवाई जा रही है। पीडीएफ है वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके अलावा
ये तो ठीक है, ये आप ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का ऐप से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आपके सामने से जो लाइन टू लाइन पट्टी चल रही है उस पट्टी के माध्यम से तैयारी कर लो। ऐप के ऊपर आप किसी भी प्रकार का कोर्स ले सकते हैं। वहाँ ऊपर फिलहाल चल रहा है वहाँ पर, तो वहाँ से भी आप अपना किसी भी प्रकार से कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। यानी हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ऑफर भी चल रहा है। तो 10,000 प्राइज वाला लेकर आए हैं सर, वो भी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि 8 मार्च से क्या होने वाले हैं, टेस्ट शुरू होने वाले हैं। अब उसके बाद आगे अपनी शुरुआत करते हैं। चौहानों के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ, यानी चौहानों की जानकारी देने वाले ग्रंथ, चौहानों की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन, जानकारी देने वाले ग्रंथ, चौहानों की जो जानकारी देने वाले ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन कौन से। तो उन ग्रंथ के अंदर हमें ध्यान रखना है, चौहानों की जो जानकारी देते हैं उन ग्रंथ के अंदर हमें, यानी कि अभी चौहानों की उत्पत्ति मान लो या फिर चौहानों की जो जानकारी दे रही है वो कौन कौन से ग्रंथ है। आपको दो चार पहले बात याद होनी चाहिए। सबसे पहले एक नंबर लिखो आप, बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख है, और बिजोलिया है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है, बिजोलिया शिलालेख है ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के अंदर ये शिलालेख है। इस शिलालेख के अंदर क्या लिखा हुआ है चौहानों के बारे में, महत्वपूर्ण बात अपने लिए वो है। तो बिजोलिया शिलालेख है वो है 1170 ईस्वी का। कब का है, 1170 ईस्वी का है। जिसके लेखक कौन है, इसके लेखक है वो है गुणभद्र। कौन है, गुणभद्र साहब इसके क्या है, लेखक हो जाएंगे। गुणभद्र इसके लेखक है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। ये क्या कहता है चौहानों के बारे में, कहता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, क्या कहता है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। किसे कहता है, चौहानों के शिलालेख के बारे में, यानी चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे बताता है, ये ब्राह्मणों से बताता है। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण लिखा हुआ है किसके अंदर, बिजोलिया शिलालेख के अंदर। कब का है, 1170 ईस्वी का। लेखक कौन है, गुणभद्र है। इस शिलालेख के अंदर और भी बातें मिलती है। ये कहता है कि सांबर के चौहानों का जो संस्थापक है, कहाँ के, सांबर के चौहानों का संस्थापक, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है। तो सांबर के चौहानों का जो संस्थापक है वो ये शिलालेख है वो ये कहता है, सांबर के चौहानों का संस्थापक किसे बताता है, ये सांबर के चौहानों को जो संस्थापक बताते हैं वो किसे बता रहे हैं, वासुदेव को बता रहे हैं। और उसके अलावा ये शिलालेख ये भी बताता है कि सांबर नगर की स्थापना, सांबर जो जयपुर के अंदर पड़ता है, सांबर नगर की स्थापना, सांबर नगर की स्थापना प्लस में सांबर झील की भी स्थापना। सांबर झील की स्थापना है वो किसने की थी, सांबर झील की स्थापना, तो सांबर झील का निर्माण, सॉरी सांबर झील का निर्माण, तो निर्माण है वो किसने किया था, वो निर्माण किया था, ध्यान में रख लेना, वो वासुदेव चौहान ने किया था। ये बात भी हमें कौन सी शिलालेख के अंदर हमें मिलती है, वो भी हमें बिजोलिया शिलालेख के अंदर हमें ये बातें मिलती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा राजस्थान के जो प्राचीन नाम मिलते हैं ना, जैसे किसी भी क्षेत्र का विद्यावली, जैसे बिजोलिया का प्राचीन नाम विद्यावली था, इस प्रकार से जो जितने भी प्राचीन नाम मिलते हैं किसी भी क्षेत्र का, लगभग जो प्राचीन नाम है वो कौन से शिलालेख में मिलते हैं, हमें बिजोलिया के शिलालेख के अंदर हमें ये नाम मिलते हैं। तो ये शिलालेख है वो चौहानों को क्या बताता है, ये शिलालेख है वो चौहानों को वत्स गोत्रीय क्या बता रहा है, ब्राह्मण बता रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें जानकारी देता है हर्ष का शिलालेख। कौन सा शिलालेख, हर्ष का शिलालेख। और हर्ष का शिलालेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है, हर्ष का जो शिलालेख है वो हमें प्राप्त हुआ है सिक्कर से। कहां से प्राप्त हुआ है, सिक्कर से हमें प्राप्त हुआ है। कौन सा शिलालेख, हर्ष का शिलालेख। और हर्ष के शिलालेख के अंदर क्या बात लिखी हुई है, हर्ष के शिलालेख के अंदर चौहानों की वंशावलियां लिखी गई है। चौहानों की वंशावलियां, चौहानों की वंशावली इस शिलालेख के अंदर लिखी गई है। चौहानों की उपलब्धियां लिखी गई है, यानी चौहानों की प्रशंसा भी की गई है। तो चौहानों की उपलब्धियां, चौहानों की उपलब्धियां भी इस शिलालेख के अंदर लिखी गई। उपलब्धियां, उपलब्धियां ये भी इस शिलालेख के अंदर लिखी हुई है। ये भी बात ध्यान में रख लेना, कौन सी शिलालेख में, हर्ष के शिलालेख में। हर्ष का शिलालेख है वो सीकर के अंदर है, लेकिन इस शिलालेख के अंदर है वो चौहानों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है। चौहानों को क्या बताया गया है, चौहानों को सूर्यवंशी प्लस में क्या बताया गया है, चंद्रवंशी बताया गया है। चंद्रवंशी इस शिलालेख में बताया गया। उसके अलावा एक शिलालेख और है, उस शिलालेख का नाम है चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। इस शिलालेख के अंदर भी चौहानों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया गया है। ये भी ध्यान में रख लेना आप, ठीक है ना। इस शिलालेख के अंदर भी क्या बताया गया, इस शिलालेख के अंदर भी चौहानों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया गया। हर्ष का शिलालेख है वो सीकर के अंदर है। उसके अलावा अगर आपसे यहाँ से कोई और प्रश्न आता है तो ऐसे भी पूछ सकता है वो आपसे कि हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पर है, हर्ष की पहाड़ियां। तो आप तो डायरेक्ट करोगे हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पर है, कि सीकर में है। आप ये भी प्रश्न तो इस बात का तो पता है, लेकिन वो अगर आपसे पूछ ले हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर है, कौन सी नाथ है, हर्षनाथ। हर्षनाथ की पहाड़ियां अगर आपसे पूछ ली जाती है, हर्षनाथ की पहाड़ियां, तो वो आप क्या करोगे, वो हो जाएगी अलवर के अंदर। कहाँ पर है, अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर है, अलवर में। हर्ष की पहाड़ियां है वो सीकर के अंदर है। वो भी दोनों बातें नोट लगा कर लिख लेना, ठीक है, लिख लेंगे बिल्कुल।
उसके अलावा और भी क्या शिलालेख है, बहुत से शिलालेख है छोटे मोटे जिनके अंदर हमें इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। तो हमें मुख्य रूप से जो शिलालेख याद रखने हैं वो कौन कौन से याद रखने हैं, हमें मुख्य रूप से याद रखने हैं वो शिलालेख, एक तो बिजोलिया का शिलालेख याद रखना है, उसके अलावा हर्ष का शिलालेख याद रखना है, और उसके अलावा अगर आपसे ध्यान में रखना है तो वो कौन सा रखना है, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख हमें याद में रखना है कि चित्तौड़गढ़ के शिलालेख के अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके अलावा क्या कोई और शिलालेख के अंदर हमें अध्ययन करना है, अगर एक शिलालेख और याद रखो तो वो है रायपुर का शिवाड़ी शिलालेख, रायपुर का रायपुर का सेवाड़ी शिलालेख। रायपुर का जो सेवाड़ी शिलालेख है, इस शिलालेख के अंदर, यानी ये शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये शिलालेख हुआ है हमें पाली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, पाली से। और इस शिलालेख के अंदर चौहानों को किसका वंशज बताया गया है, चौहानों को किसका वंशज बताया है, चौहानों को बताया है भाई कि इंद्र के वंशज बताया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंद्र के वंशज। तो इस शिलालेख के अंदर चौहानों को किसका वंशज बताया है, इंद्र के वंशज बताया गया। ये जानकारी क्यों जरूरी है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं कि वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई अजय राज ने क्या किया था, अजय कौन सी, जैसे अजय राज ने भी अजय में दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है, लेकिन वो वहां से प्रश्न नहीं पूछकर राजा महाराजाओं से, वो ज्यादा यहाँ से आजकल प्रश्नों का ट्रेंड चला है, इसलिए ये प्रश्न आपको जानने बहुत जरूरी है। उसके अलावा जैसे अब आगे राजा भी पढ़ेंगे अपने, ये थोड़ी सी जानकारी है वो जल्दी जल्दी अपने पढ़ लेते हैं कि कौन सी शिलालेख के अंदर में क्या क्या जानकारी मिलती है। उसके अलावा ये बात हो गई, यहाँ तक शिलालेखों की बात हो गई। उसके अलावा साहित्य में क्या क्या लिखा हुआ, वैसे तो अपने विशेष रूप से एक क्लास पढ़ी थी, तो साहित्य के अंदर हमें क्या क्या मिला हुआ है, साहित्य के अंदर हमें ध्यान में रखना दोस्तों। साहित्य के अंदर जैसे इनको अग्निकुंड जो सिद्धांत देते हैं, अग्निकुंड का सिद्धांत, ये मैंने चौहानों की उत्पत्ति में बताया था, अग्निकुंड का सिद्धांत। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत देते हैं, वो सिद्धांत कौन देते हैं, ये देते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा हुआ है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, वो उत्पत्ति हुई है, ध्यान में रखना, वो किससे हुई है, वो बताते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति वो अग्निकुंड से हुई है। ये बात ध्यान में रख लेना। ये पृथ्वीराज रासो कहता है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इस प्रकार से इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, याद रख लोगे। उसके अलावा जैसे दशरथ शर्मा दशरथ शर्मा, और उसके अलावा गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ जी शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा है, बिल्कुल है। उसके अलावा ध्यान में रख लेना एक ग्रंथ और है, कायम खां रासो, कायम खां रासो जानकवि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, जानकवि जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा हुआ। और ये ग्रंथ है वो तीनों के तीनों चौहानों को क्या बताती है, ब्राह्मणों का वंशज बताते हैं। क्या बताती है, ब्राह्मणों का वंशज। ये शिलालेख किसके बारे में बताता है, तो ब्राह्मणों का ये वंशज बताता है, ध्यान में रख लेना। श्रृंखला को अपने आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, मेरा जैसे टाइम मिला मैं आपके लिए क्लास अवेलेबल करा रहा हूँ, साथ में अपनी क्लासें वो ऐप पर भी चलती है, साथ में आंसू जी के ट्रिक पर भी चलती है। तो यानी हर जगह क्लास होने की वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा आपको पता है कम मिला है, फिर भी सोचता हूँ कि एक टॉपिक नया यहाँ पर कौन सा करवा दें, वहां पर वो चल रहा है, तो यहाँ पर अपने इस परिवार के ऊपर कौन सा टॉपिक करवा दें, उसके ऊपर भी मैं आपको साथ साथ में देने करवा रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना। उसके अलावा जैसे इनको जैसे सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ कौन कौन सी है, तो सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ है वो ध्यान में रख लेना। सूर्यवंशी कौन से वंशी है, सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ है वो हो जाएंगे जैसे हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है, हमीर महाकाव्य ग्रंथ में, हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, नैन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, नैन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, वो है हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य में इनको क्या बताया है, सूर्यवंशी बताया है, ये भी बात ध्यान में रख लेना। हमीर महाकाव्य हो गया। उसके अलावा ध्यान में रखना है आपको हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया है, हमीर रासो है वो जोधराज या सारंगधर नाम आता है, जोधराज व सारंगधर अलग अलग नाम से है, ये ग्रंथ ध्यान में रख लेना, दोनों के द्वारा लिखा गया है। इनके अंदर क्या बताती हैं, चौहानों को क्या बताती हैं, ध्यान में रख लेना, इनको बताती हैं भाई सूर्यवंशी बताती है। उसके अलावा एक ग्रंथ और याद रखो, तो वो भी याद रख लेना, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, चंद्रशेखर जी के द्वारा लिखा गया, और चंद्रशेखर के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया, और इसके अंदर भी चौहानों को क्या बताया है, सूर्यवंशी बताया है। ये सारी बातें हैं वो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित ध्यान में आपको रखनी है। अब अपनी शुरुआत करते हैं सांबर के चौहान, बिल्कुल, यानी बिना किसी टाइम वेस्ट, ये बस रिकॉर्डेड क्लास का यही फायदा होता है कि भाई अपने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी पढ़ते रहते हैं, मैटर मिलना चाहिए ना। सांबर के चौहान अपने शुरुआत करते हैं। तो सांबर के चौहान, इनको मैंने बताया, इनको कहा जाता है संपाद लक्ष्य के, क्या कहा जाता है, संपाद लक्ष्य के चौहान इन्हें कहा जाता है, संपाद लक्ष्य के चौहान। संपाद लक्ष्य के चौहान इसलिए कहा जाता है क्योंकि संपाद लक्ष्य का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर 1.25 लाख क्या थी, आबादी थी,
1.25 लाख आबादी होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? 1.25 लाख आबादी होने के कारण इनको ध्यान में रखना संपादलक्ष्य के चौहान कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे। उसके अलावा ध्यान में रखना है आपको, यानी फिर इनकी शाखा है वो कहां पर चली जाती है? अजमेर में चली जाती है, इसलिए अजमेर के चौहान कहलाए। और शाकंभरी जो नाम आता है, कौन सा ब्री? शाकंभरी। उस चौहानों की जो कुल देवी है वो शाकंभरी माता थी। कि बताती है कि यहाँ पर अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था, तब अकाल के दौरान इसमें जो देवी थी ना शाकंभरी जी, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? साग व सब्जियां उगाई थी, जिसकी वजह से इन माता का नाम है वो शाकंभरी माता पड़ गया था, इसलिए शाकंभरी के चौहान कहते हैं। तो शाकंभरी माता इनकी क्या हो जाएगी? शाकंभरी माता है वो इनकी कुल देवी हो जाएगी। कौन सी देवी हो जाएगी? चौहानों की, यहाँ के चौहानों की कुल देवी। ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद इसके जो हर्षनाथ है ना, यहाँ के चौहानों के हर्षनाथ जी, हर्षनाथ जी है वो इनके कौन से देवता है? इष्ट देवता है, इष्ट देवता। अगर पूछा जाए कि चौहानों के इष्ट देवता, सांबर के चौहानों के जो इष्ट देवता है वो कौन सी नाथ है? हर्षनाथ है। ठीक है, ध्यान में रखना, माता जी के भाई। अब उसके बाद में यानी जो ये जो क्षेत्र है, पहले जांगल प्रदेश के कुछ एक भाग है, वो मुख्य रूप से इसका जो भाग है वो कौन से भाग में आता था? जांगल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। अब जैसे हर्ष का शिलालेख है, हर्ष के शिलालेख के अंदर ये लिखा हुआ है कि चौहानों की जो आरंभिक राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी? अनंत गोचर, यानी अनंतपुर जो स्थान कहां पर पड़ता है? सीकर के अंदर पड़ता है, वो थी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपसे पूछा जाए तो वैसे तो जैसे बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो चौहानों की राजधानी है वो संबरी है। उसके बाद में उसको स्थानांतरित कौन करती है? अजय राज करती है। 1113 ईस्वी में अजमेर के अंदर अपनी शाखा लेकर आ जाती है। उस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं तो संपादलक्ष्य के चौहान क्यों कहा जाता है, ये आपको पता चल गया। 1.25 लाख आबादी होने के कारण माता शाकंभरी माता, जिनको कुल देवी इनकी हो जाएगी। इन्हीं के पास में जो देवयानी है, क्या है? देवयानी तीर्थ बना हुआ है, देवयानी तीर्थ, जिसको क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी जिसे कहा जाता है वो देवयानी है शाकंभरी के पास। ठीक है ना, शाकंभरी माता के। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि तीर्थों का मामा पुष्कर हो जाएगा, अजमेर के अंदर है। तीर्थों का भांजा अगर पूछा जाए तो वह मचकुंड हो जाएगा, मचकुंड कहां पर है? धौलपुर के अंदर। और तीर्थों की नानी अगर पूछा जाए तो कौन सी नानी हो जाएगी? देवयानी हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा हमें आगे पढ़ना था कि सांबर के चौहान के बारे में। सर्वप्रथम ये तो हो गई भी, अलग अलग ग्रंथ है वो, कोई कहता है कि जी जैसे हमीर महाकाव्य ग्रंथ है वो ऐसे कहता है कि इनका जो आरंभिक स्थान था वो पुष्कर के आसपास था। कोई कहता है कि सांबर के आसपास था, कोई कहता है कि थोड़ा भुजंगल प्रदेश के अंतर्गत आता था, जो कुछ भी आता था। लेकिन आपको ध्यान में यही रखना है कि सांबर के चौहान है उनकी स्थापना और सांबर के अंदर ही की जाती है, वासुदेव चौहान के द्वारा की जाती है। ग्रंथों को अपने ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने कौन से देव को? वासुदेव के बारे में पढ़ते हैं। और वासुदेव ने इस वंश की जो नींव है सांबर के चौहानों की, वो कब डाली थी? 551 ईस्वी में डाली थी। और इस प्रकार से जो इनको क्या कहा जाता है? मूल पुरुष, यानी जो नींव डालेगा जो मूल पुरुष कहलाएगा, या फिर उसे क्या कहेंगे? आदि पुरुष उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष भी इसे कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखना। अब मैंने आपको बता दिया। अब देखो इन्होंने क्या क्या करवाया था, मैंने आपको बता दिया था ना, जो हमने अभी पढ़ा था कि सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का क्या करवाया? सांबर झील का निर्माण जो हमने अभी पढ़ा है, कौन से? यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सांबर नगर की स्थापना, कौन से नगर की? सांबर नगर की क्या करते हैं? नगर की भी स्थापना करते हैं मूल रूप से। यानी ये क्या है? आदि पुरुष या जो मूल पुरुष है वो कौन है? यही है, ये वासुदेव चौहान हो जाएंगे। वासुदेव चौहान के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। अब बनता कुछ है कि बिजोलिया शिलालेख जब करवाया था तो आपको ध्यान में होना चाहिए वासुदेव चौहान है वो सांबर के चौहानों के मूल पुरुष, आदि पुरुष कहलाते हैं। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान ने सांबर झील, सांबर नगर की भी स्थापना करते हैं। कौन सी? चौहान वासुदेव साहब। और मूल पुरुष आदि पुरुष यहाँ के कहलाते हैं। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी। उसके आगे हमें जिस राजा को पढ़ना है उस राजा का नाम है चंदन राज। कौन सा राज है? चंदन राज। चंदन राज जी के बारे में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी? देखो, चंदन राज है, चंदन राज के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तोमर वंश की राजकुमारी के साथ क्या किया था? विवाह किया था। दिल्ली की तोमर वंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया। तो आपको लिखना है तोमर वंश की राजकुमारी के साथ विवाह। तोमर वंश की राजकुमारी के साथ विवाह, राजकुमारी के साथ विवाह। अब उस राजकुमारी का नाम क्या था? तो उस राजकुमारी का, यानी तोमर वंश के बताते हैं कि ये रुद्र की क्या थी? बहन थी, राजा रुद्र की बहन थी, इसलिए इसका नाम है वो रुद्राणी है। रुद्राणी भी नाम मिलता है। और दूसरा नाम हमें मिलता है उसका नाम मिलता है आत्म प्रभा। आत्म प्रभा क्या है? यौगिक क्रियाओं में निपुण है। यौगिक क्रियाओं में निपुण है, क्रियाओं में निपुण। यौगिक क्रियाओं में क्या है? ये निपुण है। ये बात ध्यान में रखना। यौगिक क्रियाओं में जब ये निपुण होगी तो निपुण है तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि यौगिक क्रियाओं में निपुण है कहने का मतलब भक्ति की भावना के ज्यादा रखने वाली महिला है। शिव की भक्तनी है। कैसी भक्तनी है? भगवान शिव की क्या है? भगवान शिव की भक्तनी है। भगवान शिव की क्या है रे? भगवान शिव की है वो क्या है? भक्तनी है। कौन भाई?
ये ध्यान में रख लेना है। वो कौन है? अपनी रुद्राणी या फिर आत्म प्रभा है। हुआ क्या इसने की बताती है कि पुष्कर में छोटे छोटे 1000 पुष्कर में 1000 शिवलिंग का निर्माण करवाया था। 1000 किसका निर्माण करवाया? 1000 शिवलिंग का क्या करवाया? शिवलिंग का निर्माण। छोटे छोटे बताते हैं कि इसने 1000 शिवलिंग का निर्माण करवाया था। अब शिवलिंग का निर्माण करवाया तो करवाया, लेकिन साथ में यहाँ पर बताते हैं कि 1000 रोजाना दीपक जलाया करती थी। रोजाना 1000 दीपक, रोजाना कितने दीपक जलाया करती थी? 1000 क्या जलाती थी? दीपक जलाया करती थी। दीपक जलाया करती थी, जलाया करती थी। अब यहाँ पर एक वो अलंकार वाला भी है कि दीपक ले दीपक चले कर दीपक की ओट, दीपक दीपक नहीं तो दीपक करता चोट। ये बड़ा ही एक शानदार अलंकार भी है। हाँ, हिंदी के अंदर पढ़ते हैं, जब आपने 12वीं क्लास की होगी तब आपने इसको पढ़ा भी होगा अलंकारों के बारे में। तो ये रोजाना है वो 1000 दीपक जलाया करती थी। कौन सी? चंद्रराज की पत्नी। बस इतना ध्यान में रख लेना। उसके बाद आएगा उस राजा का नाम है गुवक जी। गुवक प्रथम को आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि इसने चौहानों की इसने चौहानों की क्या कर दी थी? चौहानों की स्वतंत्र नींव स्थापित कर दी थी। चौहानों की स्वतंत्रता स्थापित कर दी थी। ऐसे कैसे सर? क्या पहले गुलाम थे? क्या बिल्कुल थे। स्थापित की, यानी पहले है ये चौहान है वो गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने बाद में चौहानों की वो स्वतंत्रता स्थापित कर दी। यानी कि ये पहले किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। किसके भाई? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। सामंत हुआ करते थे, हुआ करते थे, करते। अब आपको ध्यान में रखना है कि भी जैसे हर्ष का शिलालेख है, तो हर्ष का शिलालेख तो ये कहता है कि भी हर्षनाथ का जो मंदिर है, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण है चौहान राजा अल्लट ने करवाया था। लेकिन कुछ एक किताबें और कुछ एक विद्वान वैसे कहती है कि इसका जो निर्माण है, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। लेकिन हर्ष के मंदिर का जो निर्माण है वो राजा अल्लट के द्वारा करवाया जाता है। चौहान राजा थे अल्लट, उनके द्वारा करवाया गया था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपने आगे चलते हैं और आगे वाले राजा को बारे में अपने अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आज है वो आज अपने सांबर के चौहान है, सांबर के चौहानों के बारे में अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मुख्य मुख्य जो राजा है उनके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो लिखते रहो जल्दी जल्दी, साथ में अगर स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। उसके बाद में आपको आगे राजा याद रखना है। उस राजा का नाम है गुवक सेकंड, याद रख लो। गुवक सेकंड की कोई जैसे आज तक एग्जाम में तो यहाँ से नहीं पूछा गया, लेकिन क्या पता पूछ भी ले, लेकिन अपने ध्यान में होना चाहिए। इसने अपनी बहन का विवाह, इसकी एक बहन थी, तो इसने अपनी बहन का विवाह, अपनी बहन का विवाह, बहन का विवाह, इसने अपनी जो बहन का विवाह है वो किसके साथ किया था? यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा, प्रतिहार राजा मिहिर भोज के साथ किया था। किसके साथ किया था? मिहिर भोज के साथ किया था। मिहिर भोज के साथ किया था। ये बात ध्यान में रख लेना, किया था, ये भी बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। गुवक प्रथम जिसने अपनी बहन का विवाह वो गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज के साथ किया था। ठीक है, याद रख लेंगे। उसके बाद याद रखना है वाकपति राज प्रथम, वाकपति राज प्रथम। तो वाकपति राज प्रथम की एक बात ध्यान में रख लेना, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण। इसके पुत्र लक्ष्मण ने नाडोल के चौहानों की नींव डाली। नाडोल के चौहानों की क्या डाली थी? चौहानों की नींव डाली। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि नाडोल के चौहानों की जो नींव है वो नींव किसने डाली थी? तो इसके पुत्र ने डाली थी। वो वाकपति राज प्रथम का पुत्र है जिसका नाम है लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने नाडोल के चौहानों की नींव डाली थी। ठीक वैसे जैसे रावजोधा के पुत्र बिक्का ने भी बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की नींव डाली थी ना, ठीक उसी प्रकार से ये भी वहां पर क्या डालती हैं? इस राजवंश की नींव डालती हैं। ठीक है, याद रख लोगे। उसके बाद में आगे एक राजा आता है, उस राजा का नाम है दुर्लभ राज। कौन सा राजा है? दुर्लभ राज है। दुर्लभ राज के बारे में आपको ध्यान में रखना है। दुर्लभ राज की क्या बात है? तो दुर्लभ राज की बात एक है कि उसने दुर्लभ मेरू नाम की उपाधि धारण की थी। ये लो, दुर्लभ राज, दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज जो राजा आता है इसने दुर्लभ मेरू की उपाधि धारण की, दुर्लभ मेरू की उपाधि धारण की, उपाधि धारण, दुर्लभ मेरू की क्या की थी? उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ क्या होता है कि जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। ये भी बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कौन से राज? दुर्लभ राज साहब हो जाएंगे। समझ गए? अब देखो दुर्लभ राज के बारे में आपको और उसके आगे कौन सा राजा याद रखना है?
उसके बाद में आगे एक राजा और याद रख लेना, विग्रहराज सेकंड के बारे में। क्या प्रथम नहीं पढ़ोगे सर? बिल्कुल पढ़ाऊंगे, एक मिनट। हाँ, अब देखो, अब इसके बारे में आगे जो राजा याद रखना है उसको याद रखना है विग्रहराज सेकंड। तो क्या सर विग्रहराज प्रथम को नहीं पढ़ाया? अरे विग्रहराज सेकंड जो प्रथम की कोई खास बात ही नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ाया, यानी कोई जानकारी नहीं मिलती है विग्रहराज प्रथम के बारे में। सेकंड के बारे में एक जानकारी मिलती है, हर्ष के शिलालेख के अनुसार जानकारी मिलती है कि गुजरात में भड़ोच के निकट, कहाँ पर? भड़ोच एक स्थान पड़ता है, तो भड़ोच के निकट भरगकुछ नाम स्थान पड़ता है, भरगकुछ। भड़ोच के निकट आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी माता के मंदिर का निर्माण? आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया, वो किसने करवाया? मंदिर का निर्माण करवाया, तो ध्यान में रख लेना वो मंदिर का निर्माण है, वो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आप ध्यान में रखोगे विग्रहराज सेकंड ने करवाया था, भड़ोच के निकट गुजरात के अंदर करवाया था। उसके बाद आगे आपको राजा याद रखना है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम की एक बात ध्यान में रख लेनी है कि इसका एक मंत्री था, इसका मंत्री जिसका नाम था हट्टड़। क्या नाम था? हट्टड़। हट्टड़ को याद रखना है, हट्टड़ इसके मंत्री का नाम है हट्टड़। और हट्टड़ ने कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? हट्टड़ ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवाया? जीण माता। जीण माता के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? सिक्कर में। कहां पर? सिक्कर में जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। वो किसने करवाया था? ध्यान में रखना दोस्तों, वो पृथ्वीराज प्रथम जो राजा थे उसके राजा के एक जो वो क्या हुआ करते थे मंत्री, उस मंत्री ने हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया था। जीण माता का जो सर्वाधिक लंबा गीत है, क्या है? सर्वाधिक लोक देवियों में जो सर्वाधिक लंबा गीत है वो किसका है? लंबा गीत है वो किसका है भाई? ध्यान में रख लेना, तो वो जीण माता का है। इस माता को क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है, मधुमक्खियों वाली देवी। मधुमक्खियों वाली देवी, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पर औरंगजेब की सेना ने जब आक्रमण किया था तब औरंगजेब की सेना के ऊपर हमला बोल दिया था मधुमक्खियों ने, इसलिए मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। बाद में यहाँ पर जो जोत वगैरह आती थी तो घी वगैरह है वो बताती है कि यहाँ पर औरंगजेब भी भेजा करता था। अडाई पहले शराब चढ़ा करती थी जीण माता के, और जीण और हर्ष क्या थे? भाई और बहन थे। कहानी आप सभी ने सुनी होगी। हमारा उद्देश्य कहानी बताना आपको नहीं है, आपका हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको यहाँ पर क्या दिया जाए? पढ़ाई से संबंधित ही बात की जाए। कहानियां एग्जाम में पूछी नहीं जाती, एग्जाम में नहीं पूछी जाती तो यहाँ पर पढ़ाने से फायदा क्या है ना? जब कभी मूड होगा तब कभी फ्री टाइम के अंदर अपने पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता। देवताओं में सबसे लंबा गीत अगर पूछा जाए, जो लोक देवता है, तो देवताओं में जो सबसे लंबा गीत है, देवताओं में लंबा गीत है, तो लंबा गीत किसका हो जाएगा? लंबा गीत है वो रामदेव जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रामदेव जी का हो जाएगा, जिनका जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। और रामदेव जी को यानी पर्चे दिए जाते हैं बड़े शानदार, इसके भक्त रीख्या कहलाते हैं। भक्त है वो मेघवाल जाति के होते हैं। झंडा नेजा कहलाती है। चरणों की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला भरता है। रुनेचा जैसलमेर के अंदर इनका मेला भरता है। उसके अलावा बहुत सारी बातें, पीरों के पीर, ये पंच पीरों के पीर जो कहलाते हैं वो यही कहलाते हैं। जो पंच पीरों में जो महान हुए थे वो कौन हुए थे? रामदेव जी हुए थे। आपने कहानी आपने फिर पढ़ी होगी। उसके अलावा बहुत सारी जानकारी है रामदेव जी के बारे में, जाने जैसे भैरव राक्षस का वध करते हैं, और बहुत सारी जानकारी है, क्या क्या बताएं आपको, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए कि ये कहाँ कहाँ के हमने पढ़े हैं, ये हमने सारे के सारे हैं वो सारे के सारे सांबर के चौहान पढ़े हैं। अब तक हमने सांबर के चौहान पढ़े। अब आगे वाली क्लास के अंदर अपने सांबर के चौहान है वो कहाँ पर आ जाते हैं? अपनी प्रगति करते हैं और अजमेर में आ जाएंगे। और कल वाली क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे अजय राज से, और अजय राज से पढ़ेंगे तो ध्यान में रख लेना अजय राज से पढ़ेंगे अपने अजमेर के चौहानों के बारे में, तो वहां पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को सभी साथी शेयर जरूर करना, अगर अच्छी लगे तो लाइक व कमेंट शेयर जरूर कर देना। अब आपको जो मैंने बताया टेलीग्राम चैनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जीके विद गजान सर नाम से टेलीग्राम है, वो भी डाउन ज्वाइन कर ले। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार से ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो हमारी तैयारी कर लो ऐप के ऊपर, आप हर प्रकार का कोर्स है वो उपलब्ध रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।